सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज एनसीसी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 4:15 पर सेंट जोसेफ एकेडमी जाएंगे सीएम, जहां सड़क सुरक्षा सेमिनार कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है और इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से भी उनकी मुलाकात रही। मुलाकात के दौरान प्रदेश की लंबित परियोजनाओं के बारे में चर्चा हुई। हर्षवर्धन से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यहां नीतिगत विषयों पर चर्चा करने आए थे और कुछ नीतियों में कैसे तब्दीली की जाए जिससे पर्यावरण और विकास पर कोई असर न पड़े, साथ ही वन संपदा और वन्य जीवों पर भी किसी तरह का कोई फर्क न हो। मुख्यमंत्री ने बांस को वन संपदा से अलग करने पर केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद अदा किया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने युवा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य में खेल को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं पर काम चल रहा है, साथ ही पौड़ी में एक स्टेडियम बनाने की बात चल रही है जिसके लिए खेल मंत्री एक टीम भेजेंगे, साथ ही एक शूटिंग रेंज बनाने की बात हुई। सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिन्होंने आज 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सर, आपकी राठौर साहब से मुलाकात हुई, क्या कुछ है स्पोर्ट्स के लिए? देखिए, खेल के संबंध में उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि एक तो उत्तराखंड में शूटिंग एकेडमी, दूसरा जो हमारा रांसी स्टेडियम है पौड़ी जिले में, उस पर अध्ययन के लिए वो टीम भेजेंगे। और इसी तरह से जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज हमारा देहरादून का है, वो एक तरह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर क्रिकेट का भी है, बॉक्सिंग का भी है, आइस स्केटिंग का भी है, तमाम तरह की खेल गतिविधियाँ वहाँ पर होती हैं। उसके लिए वो एक टीम भेजेंगे बहुत जल्दी और उस पर आगे कार्रवाई होगी। मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि वो उत्तराखंड के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत जी ने उनका कहना है कि हमारी जो मीटिंग हुई है डॉक्टर जो राठौर जी से, काफ़ी सकारात्मक मीटिंग हुई और जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वो काम करेंगे। इसमें कहना प्रीति के साथ वेदकांत शर्मा। इधर कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने गुजरात चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिलने का दावा किया है। 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाने से पहले कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि गुजरात की जनता में जीएसटी को लेकर खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि गुजरात के चुनाव में बीजेपी की ओर से रखा गया टारगेट पूरा होगा। बता दें कि मदन कौशिक गुजरात के राजकोट जिले के चुनाव प्रभारी हैं। जीएसटी अब मुद्दा इस रूप में नहीं, अभी तो इस रूप में है कि जीएसटी के कारण कितना लाभ हो रहा है। तो जीएसटी से लोगों के मन में, जो व्यापारियों के मन में एक अच्छा रुझान बढ़ा है। अब उसमें जितना थोड़ा बहुत दिक्कतें थी वो सब दूर कर ली गई हैं और समय समय पर हो रहेंगे, उनको दूर करेंगे। अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत गैरसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने भराड़ीसैंण में आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों का जायजा लिया और सभी व्यवस्थाओं को वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नवनिर्मित विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 7 से 13 दिसंबर तक गैरसैंण में शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा। गौरतलब है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लिहाजा इस बार शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। जो हमारा 7 तारीख से विधानसभा सत्र यहाँ आहूत हो रहा है और मुझे लगता है इससे पहले भी हम लोग देहरादून में बैठे थे, वहाँ मोटी मोटी हमने बातचीत की थी। तमाम आला अधिकारी उस टाइम में मौजूद है। यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ आज हम लोगों ने यहाँ देखा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो 7 तारीख से हमारा होने वाला सत्र है, मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत ठंड होगी, थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा हमारा भराड़ीसैंण का ये विधानसभा परिसर, और ये चुंबकीय क्षेत्र का काम करते हुए संपूर्ण क्षेत्र के अंदर ये विकास को, विकेंद्रीकृत विकास की अवधारणा को साकार करेगा। इस दृष्टिगत हमने निर्णय लिया है कि वर्ष में कम से कम एक सत्र इस विधानसभा परिसर में आयोजित हो। यहाँ की व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, यहाँ विधिवत तरीके से एक सुंदर खूबसूरत विधान भवन बन करके आए और जिसके माध्यम से पूरे देश भर में उत्तराखंड का मैसेज जाए। उधम सिंह नगर में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले की SIT जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। साथ ही हरीश रावत ने NHAI के अफसरों को जांच के दायरे से बाहर रखने को लेकर SIT की भूमिका पर सवाल खड़े किए। पूर्व सीएम ने आशंका जताई कि
300 करोड़ रुपए के N74 भूमि मुआवजा घोटाले की जांच कर रही एसआईटी राजनीतिक दबाव में भी काम कर सकती है। जिस तरीके से ये सरकार सीबीआई की जांच से भागी है, उससे ये संदेह हो गया है कि एसआईटी की जांच भी राजनीतिक दबाव का शिकार न हो, और इसलिए आवश्यक है कि अब एसआईटी की जांच चलती रहनी चाहिए। बहुत अच्छे अधिकारी कर रहे हैं, मगर जांच जो है हाईकोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड एडिटर प्रखर प्रकाश मिश्रा को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले हैं राज्य मंत्री धन सिंह रावत की किसी सहकारिता समिति को गैर संवैधानिक ढंग से नहीं उन्होंने भंग किया। जिन 96 सहकारी समितियों को डायरेक्टर हटाए गए, उनकी गैर कानूनी ढंग से नियुक्ति हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि साहब उन्होंने समितियां भंग की। मैंने कोई समिति भंग नहीं की। सहकारिता एक्ट 2003 का बना है, उस एक्ट के अनुसार जो समितियां जो काम कर सकती हैं, अभी तक सहकारिता विभाग कुछ लोगों के जिम्मे था। और जब मैंने इसका अध्ययन किया तो देखा कि बहुत गलत तरीके से लोग डायरेक्टर बन के आए थे। और जब मैंने उसकी जांच कराई तो 96 समितियां उस जांच के दायरे में आ गई। और जब 96 समितियां जांच के दायरे में आई तो उनके डायरेक्टर जो है स्वतः ही समाप्त हो गए। और कांग्रेस के लोग ट्रिब्यूनल में गए, कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट गए, कांग्रेस के लोग जहाँ जहाँ जा सकते थे गए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उनको कहीं से भी राहत नहीं मिली। 42 सालों से लंबित पड़े जमरानी बांध प्रोजेक्ट का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है। बांध का काम जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है। हाईकोर्ट ने बांध निर्माण में हो रही देरी के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा है। नैनीताल से लेकर उधम सिंह नगर और फिर उत्तर प्रदेश के बरेली तक रहने वाले लाखों लोग 42 साल से जिस जमरानी बांध का इंतजार कर रहे हैं, उसका मामला आखिरकार नैनीताल हाईकोर्ट के दर पर पहुंच चुका है। साल 1975 से शुरू हुआ बांध का प्रोजेक्ट कागजों पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आज तक धरातल पर नहीं उतर सका है। गोलापार निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि बांध का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। जमरानी का जो प्रोजेक्ट है जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन हो पाए और उससे ताकि शहर को भी और पूरे तराई को उसका लाभ मिले। पानी की जो किल्लत है किसानों को भी और शहर को भी, वो दोनों वो हो सके। लेकिन वर्तमान में ना प्रशासन और ना शासन ही चाहता है। जमरानी बांध का प्रस्ताव 1975 में तैयार हुआ और 26 फरवरी 1976 को केसी पंत और एनडी तिवारी ने मिलकर बांध का शिलान्यास किया, जिसके बाद 3 बार डीपीआर भी बन चुकी है। लेकिन सारी कवायदों और करोड़ों खर्च के बाद भी बात आज भी एमओयू पर अटकी हुई है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भेज दिया था मई में ही, लेकिन वहाँ से यूपी से कुछ थोड़े से जो है पॉइंट्स आए थे कि उसमें सजेशंस थे उनके कि उस तरह के अमेंडमेंट्स और कर दें। तो उसको चेंज करने के बाद संशोधित प्रारूप भी उसका जो है ना अभी 15 सितंबर को प्रमुख सचिव सिंचाई ने अपने लेटर से प्रमुख सचिव सिंचाई यूपी को भेज दिया है और संभवतः अगले कुछ समय में जो है ये एमओयू साइन हो जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के साथ ही केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जमरानी बांध जल्द ही धरातल पर दिखेगा। लेकिन धरातल तो दूर, अभी यूपी और उत्तराखंड दोनों सरकारें कागजों पर भी इस बांध पर सहमति नहीं बना पाई हैं। ईटीवी के लिए नैनीताल से विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र आहूत होने से ये उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होते ही एक बार फिर लोकायुक्त का जिन बाहर आ गया। सरकार में आने पर बीजेपी ने विधानसभा के पटल पर लोकायुक्त विधेयक पेश किया था, जिसके बाद से प्रवर समिति को सौंप दिया गया। लेकिन आज तक प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई। अब उम्मीद जताई जा रही है कि गैरसैंण सत्र में सरकार लोकायुक्त पर बड़ा फैसला ले सकती है।
लोकायुक्त पर सख्त फैसला लेने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी और विधायक रितु खंडूरी को भी फैसला आने की उम्मीद है। हमारी सरकार कमिटेड है कि लोकायुक्त को लाया जाएगा और इस बार विधानसभा में मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसको लेकर लाया जाएगा। दिसंबर 2013 से उत्तराखंड में लोकायुक्त का पद खाली है। लंबी जद्दोजहद के बाद भी राज्य में लोकायुक्त का गठन नहीं हो सका। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल क्यों नहीं करती, जबकि हर महीने लाखों रुपए यहाँ तैनात कर्मचारियों पर खर्च हो रहे। फिलहाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा सत्र तक इंतजार करने की बात कह रहे हैं। अब देखिए, विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, उस दौरान आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए। बहरहाल विधानसभा सत्र के मद्देनजर एक बार फिर उम्मीद जगी है, लेकिन ये उम्मीद किस हद तक हकीकत में बदल पाती है, ये तो सदन की कार्यवाही के दौरान ही पता चल पाएगा। देहरादून से ईटीवी न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। NH-74 घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को शुक्रवार को नैनीताल विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से डीपी सिंह और एक अन्य आरोपी संजय चौहान को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में नैनीताल जेल भेज दिया गया। डीपी सिंह ने गुरुवार को उधम सिंह नगर में एसएसपी के सामने सरेंडर किया था। एसआईटी की टीम ने डीपी सिंह को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने डीपी सिंह को जेल भेजा। फंसाया जा रहा है, न्यायपालिका के समक्ष मेरा प्रकरण प्रस्तुत होगी, सारी चीजें सामने आ जाएंगी आपके। किसी और पे भी आरोप, बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप, कोई बड़े नाम भी हैं। और मेरे सहयोगी अवनीश पाल इस वक्त देहरादून से सीधा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवनीश, हमने देखा बड़े ड्रामेटिक अंदाज में ये व्यक्ति सरेंडर करता है। एसआईटी की जो पूरी कोशिश है वो सवालों के घेरे में आती है। अब किस दिशा में एसआईटी जा रही है? और जाहिर सी बात है कि ईटीवी ने पहले ही कह दिया था कि गिरफ्तारी से बचना या जेल जाने से बचना तो नामुमकिन है डीपी सिंह का। प्रशांत, देखिए, बिल्कुल जो हमने सवाल उठाए हैं वो सही सवाल हैं, क्योंकि जो ये एनएच घोटाला है बेहद बड़ा और सबसे बड़ा ये घोटाला है। इसके साथ ही जो डीपी सिंह की बात थी, डीपी सिंह की कार्यप्रणाली और कार्यशैली, इसके साथ साथ जो एसआईटी की कार्यशैली है उस पे शुरू से ही जो है सवाल उठ रहे थे। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि डीपी सिंह एक प्रभावशाली आदमी है और इससे पहले ही इस बात की भी पुष्टि हो चुकी थी कि एसआईटी जो है डीपी सिंह को नहीं गिरफ्तार करेगी। और वही अब जो आया है सामने वो भी हुआ है कि डीपी सिंह ने सरेंडर किया है, वो भी एसएसपी के सामने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसआईटी की जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उस पर तो सवाल खड़े जो हम कर रहे थे वो सवाल लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अवनीश इस अहम जानकारी के लिए। तो डीपी सिंह की कोर्ट में पेशी हुई, जेल भेजा गया, लेकिन सवाल वही कि एसआईटी जो लगातार कोशिश कर रही थी वो कोशिशें क्यों धरी की धरी रह गई। इधर राजधानी में जाम की समस्या को लेकर 25 नवंबर को स्टेट सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस विभाग की ओर से आयोजित सेमिनार में पुलिस, एमडीडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिनके साथ ट्रैफिक की समस्या पर बातचीत कर हल निकाला जाएगा। वहीं ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दून पुलिस रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक का आयोजन करने जा रही है। तो इसमें पूरे डिपार्टमेंट्स का जो एक इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से बेहतर इसमें हम ट्रैफिक कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पब्लिक के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो भी और सारे डिपार्टमेंट्स वो वहाँ पे रहेंगे। और पूरी उम्मीद है कि उसके बाद इसका एक अच्छा रिजल्ट ट्रैफिक पे, चाहे वो देहरादून हो चाहे वो उत्तराखंड हो, उसको देखने को मिलेगा। तो रोड सेफ्टी के लिए जाम को लेकर, लोगों में जागरूकता को लेकर एक बड़ी पहल और तमाम विकल्पों पर कुछ जो जारी चीजें हैं वो नजर आ रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो एक्सीडेंट जोन्स हैं वहां पर लगातार हादसे होना और उनकी इंटेंसिटी बढ़ते चले जाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और अवनीश मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, एक बड़ी पहल तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कई बार इस तरह के सप्ताह आयोजित होते हैं, जागरूकता होती है, लेकिन जब व्यवहारिक बातें आती हैं तो कई बार वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस बार गंभीरता ज्यादा है।
प्रशांत देखिए, अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है काफ़ी चरमराई हुई है और उसकी एक नहीं उसकी कई वजहें हैं। चाहे यहाँ पर हम फ्लाईओवर की बात कर लें, चाहे सड़कों की बात कर लें, ऐसी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसका अगर समाधान नहीं होगा तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। अब भले ही पुलिस और सरकार ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रयास करे, हालांकि जो यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी उसमें एक अहम पार्ट है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो अभियान चल रहा है, जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं जागरूकता अभियान, आखिर कितना ज्यादा असरदार ये अभियान होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अवनीश इस अहम जानकारी के लिए।